हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज हम सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। ओके, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में समानता के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है। राइट्स टू इक्वालिटी का प्रोविजन किया गया है। अनुच्छेद 14 में यह उपबंध किया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। और आप देखेंगे कि इस अनुच्छेद में दैट मीन्स कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत दो वाक्यांशों का प्रयोग किया गया है। ओके, एक है विधि के समक्ष समानता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। अर्थात एक जो वाक्यांश है वो है विधि के समक्ष समता या समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम जानेंगे कि विधि के समक्ष समानता का क्या मीनिंग है और विधियों का समान संरक्षण का क्या मीनिंग है। तो आइए जानते हैं। देखिए, विधि के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ की जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और इसमें विधि का वही अर्थ है जो डाइसी के विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ अथवा विधि या न्याय की अवधारणा से था। और डाइसी के विधि का शासन का क्या अभिप्राय है? डाइसी के विधि के शासन से अभिप्राय है कि कानून सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है, लॉ इज सुप्रीम, और वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। अर्थात विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कानून के नजरों में सभी लोग समान होंगे और कानून सर्वोपरि है तथा वह सभी लोगों पर समान रूप से लागू होगा। यह जो है यानी विधि के समक्ष समानता जो है वो एक प्रकार का नकारात्मक विचार है, एक प्रकार का निगेटिव आइडिया है, क्योंकि समानता के कारण विभिन्न परिस्थितियों वाले व्यक्तियों जैसे गरीब, पिछड़े, मजदूर एवं वंचित वर्ग आदि पर एक समान विधि लागू करना उचित नहीं है। इसीलिए इसे एक निगेटिव आइडिया के रूप में देखा जाता है। ओके दोस्तों, अब हम जानेंगे कि विधि के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो विचार है उसका क्या मीनिंग है। तो विधि के समान संरक्षण का विचार जो है वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। इसे सकारात्मक भेदभाव यानी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का विचार भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत यानी विधि के समान संरक्षण के विचार के अंतर्गत समान लोगों के साथ समान व्यवहार तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। विधि के समान संरक्षण वाक्यांश समानता का सकारात्मक रूप है, जिसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना अर्थात समान कानूनों को लागू करना। और विधि के समान संरक्षण का विचार जो है वो सकारात्मक है तथा यह जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ध्यान में रखेंगे आप सभी। विधि के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो यही बात करता है कि समान परिस्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और समान कानूनों को लागू किया जाएगा। अर्थात विधि के समान संरक्षण का अभिप्राय है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा तथा असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। ओके दोस्तों, विधि के समान संरक्षण का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। इसलिए इस उद्देश्य के कारण समाज के उच्च क्षमता वाले वर्ग के साथ भेदभाव संभव है। इसलिए
इसे यानी विधि के समान संरक्षण को प्रतिलोम भेदभाव यानी रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन भी कहा जाता है। ओके, ध्यान में रखेंगे, विधि के समान संरक्षण को प्रतिलोम भेदभाव भी कहा जाता है। दोस्तों, विधि के समान संरक्षण एक वैधानिक अधिकार है यानी कि लीगल राइट है। यह अधिकार भारत के नागरिकों एवं विदेशियों दोनों के लिए है। ओके, ध्यान में रखेंगे आप सभी। दोस्तों, अब हम सभी जानेंगे कि सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए, सकारात्मक भेदभाव के अनुसार समानता का विचार भेदभावपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह जो भेदभाव है वो तार्किक यानी कि रीजनेबल होना चाहिए। जैसे भौगोलिक आधार पर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व के लोगों के लिए और व्यावसायिक आधार पर आप देखेंगे तो सेना के अधिकारियों को जो विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है वो एक प्रकार का तार्किक भेदभाव है यानी कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, और इसका कोई एक सार्वभौमिक मानक नहीं है, इसलिए परिस्थितियों के अनुसार इसका निर्धारण किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। दोस्तों, विधि के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये जो प्रोविजन है वो सभी पर लागू नहीं होता है, अर्थात इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। तो जानते हैं कि इसके क्या क्या एक्सेप्शन है, किन पर ये लागू नहीं होता है। तो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है उसके कुछ अपवाद हैं, जैसे कि फर्स्ट है व्यवहारिक स्तर पर। व्यवहारिक स्तर पर आप देखिएगा तो विदेशी राजदूतों यानी कि एम्बेसडर्स और दूतों यानी कि कंसल्स को घरेलू विधि से छूट प्राप्त होती है। ओके, विदेशी राजदूतों और दूतों को घरेलू विधि से छूट प्राप्त होती है। संवैधानिक स्तर पर आप देखेंगे तो फर्स्ट है राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है, और इस बात का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 के अंतर्गत किया गया है। ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। सेकेंड है राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने किसी भी संवैधानिक कार्य के लिए न्यायपालिका के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है उपर्युक्त दोनों के कार्यकाल के दौरान यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। ओके, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती, परंतु व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में यानी कि पर्सनल फंक्शंस के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल पर सिविल कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब अपने सार्वजनिक कार्यों को करेंगे अपने कार्यकाल के दौरान तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, परंतु जब वे पर्सनल वर्क को करेंगे अपने व्यक्तिगत कार्यों को करेंगे तो राष्ट्रपति व राज्यपाल पर सिविल कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति व राज्यपाल को कार्यवाही के विषय में कम से कम 2 महीने पहले लिखित सूचना दी जानी चाहिए। कम से कम कितने महीने पहले? 2 महीने पहले उन्हें लिखित सूचना दी जानी चाहिए कि आप पर कार्यवाही प्रारंभ किया जा रहा है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद सदस्यों को, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद सदस्यों को और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल सदस्यों को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वे संसद या विधानमंडल में कही गई बातों के लिए न्यायपालिका के प्रति यानी जुडिशियरी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि विधि के समक्ष समानता के कुछ अपवाद हैं कि ये विदेशी राजदूतों और दूतों पर लागू नहीं होते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान
विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 के अंतर्गत की गई है दोस्तों। और ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद सदस्यों को और अनुच्छेद 194 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल सदस्यों को भी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उन पर भी विधि के समक्ष समानता का जो प्रावधान है, ये जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी दोस्तों। अब हम सभी भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 को समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 15 के अंतर्गत धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। आर्टिकल 15(1) यह उपबंधित करता है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, प्रजाति यानी कि मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल, ध्यान में रखेंगे, केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु अन्य आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है, अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्टिकल 15(2) के अंतर्गत राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर किसी विषयों में किसी प्रकार का प्रतिबंध, दायित्व एवं अयोग्यता आरोपित नहीं की जाएगी। ओके, नेक्स्ट है होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, दुकान, कुएं, तालाब, घाट, सड़क जो सार्वजनिक उपयोग के लिए हो अथवा पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकारी वित्त प्राप्त संस्थानों में प्रवेश एवं उपयोग से नहीं रोका जाएगा दोस्तों। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 15(2) का जो प्रावधान है वो राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि आर्टिकल 15(1) में केवल राज्य के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध का वर्णन था। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी दोस्तों। आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। यानी राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है, उन्हें विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। ओके, ध्यान में रखेंगे आप सभी। आर्टिकल 15(4) यह प्रावधान करता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों के उत्थान के लिए किए गए उपाय समानता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और न ही अनुच्छेद 29(2) के विरुद्ध होगा। नेक्स्ट है चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्यवाद के निर्णय के बाद में अनुच्छेद 15(4) को पहले संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत जोड़ा गया। ओके, ध्यान दीजिएगा, चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्यवाद के निर्णय के बाद में अनुच्छेद 15(4) को पहले संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसे इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 15(5). देखिए, यह अनुच्छेद वर्ष 2005 में 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और इसे मंडल 2 कहा गया। क्यों इसे मंडल 2 क्यों कहा गया? क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में
आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अर्थात आर्टिकल 15(5) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्थान के लिए सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं तथा निजी शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण प्रदान किया जाएगा, परंतु यह आरक्षण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो रिजर्वेशन है वो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल जो 15 है उसकी प्रकृति के बारे में आप जान लीजिए। तो अनुच्छेद 15 की प्रकृति यह केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। यह यानी आर्टिकल 15 जो है वो भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों को ये प्राप्त नहीं है। और इस मौलिक अधिकार में अनेक प्रतिबंधों का भी प्रावधान है। यानी आर्टिकल 15 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है उसमें अनेक प्रकार के रेस्ट्रिक्शन का भी प्रोविजन है। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूजीसी नेट एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस तथा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।